हेलो गाइज, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पे। तो मैं आज आपके सामने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें कुछ फंडामेंटल्स आपको मैं बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी उन बच्चों के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं उनके लिए आज कुछ बेसिक्स कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा। और ये कंसेप्ट उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे बीएससी करने के बाद में बायोटेक में वे चाहते हैं कि एमएससी में जाकर के बायोटेक करें आईआईटी से। उसके लिए एग्जाम होता है आईआईटी जैम, वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट का जो लाइफ साइंस पेपर होता है उसका केमिस्ट्री का जो कंपलसरी सेक्शन है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेएनयू के कंबाइंड सेक्शन का जो क्वेश्चन आता है एमएससी में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीट यूजी में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है, वहाँ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे केटिनेशन, फिर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कोई कंपाउंड आपको दे दिया तो उसका स्ट्रक्चरली उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। फिर पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम थ्री डी के फैशन में रिप्रेजेंट करते हैं, वह क्या होता है। और लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे ये क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ये क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड होता है प्लस अदर इसमें एटम भी आकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी वास्ट होता है। सवाल ये है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे कार्बन के कंपाउंड हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड दिखाई देते हैं। आखिर कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो इतने सारे कार्बन अपने साथ इतने सारे कंपाउंड बना सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन खुद के दूसरे कार्बन से या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना करके एक लंबा ऐसे चेन बना सकते हैं, लंबा चेन बनते चला जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा होता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी? ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में नहीं होता है, अदर एलिमेंट में भी होता है, जैसे कि सिलिकॉन में भी होता है, बोरोन में भी ऐसा देखा गया। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन की बात ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसका तो इस किस कारण से इसमें इतना ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है? तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी दो एटम को होल्ड करके रखता है। देखते हैं कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड बना हुआ है। इसी 4 बॉन्ड बनने की टेंडेंसी से क्या होता है, बहुत सारे आपका कार्बन का कंपाउंड बन सकता है। यहाँ भी कार्बन अटैच हो जाएगा, यहाँ भी कार्बन अटैच हो जाएगा, इससे भी कार्बन अटैच हो जाएगा और इससे भी कार्बन अटैच हो जाएगा। इसलिए टेट्रावैलेंसी के कारण ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाई गई थी वह थी यूरिया। कहाँ से बना था? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि NH4CNO, इस कंपाउंड अमोनियम साइनेट कहते हैं इसको, इस कंपाउंड से क्या हुआ, यूरिया का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि कार्बन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन का क्या बात है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, आखिर ये होता क्या, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जरूरत क्यों, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो कहा जाए कि कुछ जो कार्बन जितने भी एलिमेंट होता है, आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, जिसको K से डिनोट करते हैं। दूसरे शेल में कितना होता है, सॉरी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि ये आपका रूल्स फॉलो करता है, ठीक है। 2 यहाँ 8 यहाँ, इसको KLMN कहते हैं। ये जो आपका ऑर्बिट है इसको कहते हैं ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। इसी ऑर्बिट को फर्दर देखोगे तो इसी ऑर्बिट में पाया जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाया जाता है। ऑर्बिटल एक एग्जैक्ट प्लेस है जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि कोई इंसान अगर ये बिहार में रहता है तो बिहार उसका ऑर्बिट हो गया। बिहार में एग्जैक्टली कहाँ रहता है वह हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ इस बात को समझ पाए हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है। अब कितने प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो हमने 4 लिखा है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोग सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, एस और पी पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एस और पी ऑर्बिटल्स आपस में जब मिक्स करते हैं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं इसमें 3 प्रकार का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है। पहला है sp3, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक ही एस सब में है, लेकिन इसमें 3 पीस में 2 पीस में 1 पीस का मतलब साफ है कि हमारे पास p का 3 ऑर्बिटल्स है। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। ठीक है, sp3 में तीनों p हाइब्रिडाइज कर गए, sp2 में कोई 2 हाइब्रिडाइज किया, तीसरा अनहाइब्रिडाइज रह गया। sp में कोई एक ही हाइब्रिडाइज किया, बाकी 2 अनहाइब्रिडाइज रह गया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो मान लो कि ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है। इस कार्बन के हाइब्रिडाइज होने के कारण, इसके हाइब्रिडाइज स्टेट मानने के कारण क्या होता है, ये जिस बॉन्ड को बना रहा है उस बॉन्ड के लेंथ को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी बॉन्ड का लेंथ बड़ा हो सकता है, बॉन्ड का लेंथ छोटा हो सकता है। प्लस इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ताकत भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है। किस कारण से? इस कार्बन के हाइब्रिडाइज स्टेट्स के कारण, इस कार्बन के भी हाइब्रिडाइज स्टेट के कारण। ठीक है, दूसरा बात, इस कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट इस कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को भी चेक कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी, ये किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है, उसके पास कितनी ताकत है, कितनी टेंडेंसी है कि उसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से किसके पास इतनी टेंडेंसी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले पूरा, या इसके पास वो अपनी तरफ पूरा खींच ले। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कार्बन और क्लोरीन। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। चूंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए यहाँ जो बॉन्ड पेयर होगा ये ज़्यादा समय अपना इसके पास बिताएगा, क्योंकि इसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। इसके पास कम बिताएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण पता है क्या होता है, कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल सकता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज भी ये चेंज कर देता है कि ये कार्बन जो ये भी कार्बन बना है, ये दूसरे रिएजेंट से कैसे अटैक हो रहा है, दूसरे कंपाउंड से कैसे रिएक्शंस कर रहे हैं, उसको भी चेंज कर दिया जाता है थ्रू केमिकल प्रॉपर्टीज। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हमने अभी बॉन्ड लेंथ की बात किया, तो अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp2 हो, अगर sp हो, तो उसके बीच के बॉन्ड लेंथ कैसे बदल जाएगा देखते हैं। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो तो उससे बना बॉन्ड लेंथ काफी बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ बना दिया। उसके बाद sp2 से बना हुआ बॉन्ड जो होगा उसका लेंथ sp3 और sp के बीच में आएगा लंबाई में, और sp के द्वारा बना हुआ बॉन्ड उसकी लंबाई सबसे छोटा होता है। तो हमने इसको क्या किया, इसको सजा दिया, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे लंबा, फिर छोटा सा कम, फिर सबसे कम। इस लंबाई का जब रिवर्स करोगे तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता चल जाता है। यानी sp का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड की ताकत सबसे ज़्यादा होगा, sp2 में थोड़ा कम होगा, sp3 में सबसे कम होगा। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाएंगे। अब सवाल है कि हमने ऐसे ऐसे कैसे कह दिया कि sp3 में ही बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा और बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, किस आधार पर मैंने कहा? हमने कहा कि उस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में s ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज कैरेक्टर है, इसके आधार पर कहा। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से काफी करीब होता है। तो s ऑर्बिटल का कैरेक्टर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा होगा उससे बना हुआ बॉन्ड उतना ही करीब होगा न्यूक्लियस का। इस कारण से बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस की तरफ, बॉन्ड की ताकत बढ़ जाएगी और बॉन्ड छोटा हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। अभी एस का कैरेक्टर कैसे निकाले अगले स्लाइड में समझते हैं। चलिए
आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाएंगे। चलते हैं अगले स्लाइड में। तो मैंने अभी कहा आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चलो सीख लेते हैं। ये sp3 है, 3 p ऑर्बिटल्स है, एक s ऑर्बिटल, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया ना। 3 p ऑर्बिटल्स है, एक s है, टोटल कितना हुआ, 4 हो गया। परसेंटेज में कितना होता है, 100% होता है। 100 को 4 से भाग दे दो। अब ऐसा क्यों, वही सवाल मत पूछना, ट्रिक सही है, बस याद कर लो। 4 से हो गया 25 हो गया 100, 25% हो गया। यानी 25% कैरेक्टर इसमें से प्रत्येक ऑर्बिटल्स का है, क्योंकि एक एस ही है, एस एक ही है, तो 25% हो गया। P3 है तो कितना हो गया तुम्हारा, P3 हो गया तो कितना, 75% हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। अब देखो sp2 का दिखाते हूँ। 2p एक s, 3 हो गया। 100 से भाग दो 3, 100 को 3 से भाग दे दो तो आ जाएगा आसपास में 33%। यानी s का 33, p का 33 में 66% हो गया। ठीक है, sp की बात करते हैं। एक s एक p, 2 हो गया। 100 को 2 से भाग दे दो, 50% हो गया। तो यहाँ देखो 50% एस का कैरेक्टर है, यानी एस वाला sp वाला बना हुआ बॉन्ड सबसे करीब होगा न्यूक्लियस का, तो इसकी लंबाई सबसे छोटा होगा। तो हमने लिखा था वहां पे sp का लंबाई सबसे छोटा। फिर क्या हुआ, sp2 का लंबाई सबसे उसका छोटा होगा, और सबसे छोटा किसकी लंबाई होगी, sp3 सॉरी सबसे बड़ा लंबाई होगा sp3 का, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर कम है, ये न्यूक्लियस से काफी करीब, काफी दूर होगा न्यूक्लियस से, इसलिए इससे बना हुआ बॉन्ड काफी लंबा होगा। उसका में हल्का लंबा होगा sp2 का, सबसे छोटा होगा sp का। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो चूंकि sp में s ऑर्बिटल 50% है, तो इससे बना हुआ बॉन्ड न्यूक्लियस से काफी करीब होगा, तो इससे क्या होगा, इससे बॉन्ड बना हुआ काफी ताकतवर होगा। सबसे ताकतवर इसका बॉन्ड होगा, फिर sp2 का ताकतवर बॉन्ड होगा, तीसरा sp3 का ताकतवर बॉन्ड होगा। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से sp3 sp2 sp कैसे बनाते हैं इसको सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा, एक s ले लो, 3 p ले लो, जोड़ दो, sp3 बन गया। अब सवाल है कि एक s और 3 p से कितना बनेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो कंसेप्ट कहता है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। कितना एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s 3 p, 4 हो गया, तो 4 बना sp3। समझ में आ गया आपको। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जो दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, से भी टेट्राहेड्रल हो गया। अब एक सवाल आ गया लास्ट में जो हम बताना चाह रहे थे, कि मान लेते हैं, क्योंकि मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ चीज़ को ताकि समझ में अच्छे से और आता रहे। मान लो हमने एक कंपाउंड खींच दिया, 3 कार्बन, ठीक है। इस कार्बन में कहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं पर डबल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड, इस तरीके का डबल बॉन्ड कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इस पूरे कंपाउंड में कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। तो जब भी कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए तो क्या हो जाएगा, ये sp3, ये भी हो जाएगा sp3, ये भी हो जाएगा sp3। आया समझ में, हमेशा याद रखना। अगर कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वह sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने एग्जाम्पल भी दिया, इसमें कार्बन sp3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं sp2 का। कितना s है, एक s ऑर्बिटल, 2p, 2p में से x y हो सकता है, yz या zx, यानी कोई 2p हाइब्रिडाइज करेगा, एक s एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। तो क्या हो गया, sp2 बन गया। क्योंकि 3 यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इसलिए 3 बना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आशा करता हूँ समझ पा रहेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये स्ट्रक्चर जो होता है देखो कैसे बनाते हैं sp2 का। ये प्लेन ऑफ पेपर ले लो, यहाँ कार्बन डाल लो, यहाँ कार्बन डाल दो। ठीक है, चूंकि ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो sp2 में क्या हुआ, यहाँ sp2 का एक लोब बना दो, यहाँ sp2 का लोब बना दो। ये लीनियर, ये चूंकि लीनियर अरेंजमेंट है इसका, तो सिग्मा बॉन्ड। एक बात जान लो, जब भी आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से लीनियर ओवरलैप करे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब ये आपका इस तरीके से जो खासकर पी ऑर्बिटल्स होता है जो इस तरीके का साइड में ओवरलैप करता है तो क्या बनाता है, पाई ऑर्बिटल्स बनाता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे sp2 लीनियर किया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। इससे एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दे, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दे, एक यहाँ जोड़ दे, एक यहाँ जोड़ दे, यानी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में चिपक गया, प्लेन में पूरा चिपक गया है। अब चूंकि यहाँ sp2 था, तीसरा
पी ऑर्बिटल कहाँ गया, तो ये अनहाइब्रिडाइज है, क्या करेगा, ये कार्बन पर परपेंडिकुलरली ओरिएंट हो जाएगा, यानी इस पी ऑर्बिटल्स का हाफ लोब प्लेन से ऊपर रहेगा, हाफ लोब प्लेन से नीचे चला जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है पी ऑर्बिटल के साइड में ओवरलैप से, इस कारण से यहाँ पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब इस कार्बन के बीच में घुमाव नहीं हो पाएगा, ये घूम नहीं पाएगा दूसरे खिलाफ में, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड बनने के कारण इसके रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में कंसेप्ट आ गया कि मान लो यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड लिख दिया, ठीक है, लिख दिया मैंने, ठीक है, सबका मैंने 4 बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब बताओ इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका होगा sp3, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन को देखो, इसका भी क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका देख लो भैया, इसका देख लो, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी है, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड तो हमेशा बनेगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, उसमें ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, इसलिए ये भी sp2 और ये भी sp2 आ गया। आया समझ में, याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, बात करते हैं किसकी, sp की। कैसे बनेगा, एक s ले लो, एक p ले लो, या तो x होगा या y होगा या z होगा, ठीक है। यानी एक ही p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किया, दो अनहाइब्रिडाइज रह गया, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसलिए बन गया दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका प्लेनर होगा, इसका भी प्लेनर है, सो लीनियर शेप है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। सॉरी sp2 में आपको बताना भूल जाता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, देखो ना, ये ट्राइगोनल ऐसे दिख रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल का परसेंट ऑलरेडी बता चुका है sp2 में, s का होता है 33%, p क्या है 33-66% हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर एक प्लेनर पेपर ले लो, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन डाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ डालो, इसका चारों एटम एक ही प्लेन में चिपक जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। एक पाई बॉन्ड है, कैसे बनेगा, मैंने बताया अभी, एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर चुका है, दो अनहाइब्रिडाइज है, दोनों p ऑर्बिटल इस कार्बन पर परपेंडिकुलरली ओरिएंट हो जाएगा, क्या होगा, परपेंडिकुलरली ओरिएंट हो जाएगा, p यहाँ भी है, p यहाँ भी, p यहाँ भी, p यहाँ भी, ठीक है। एक p दूसरे p से ओवरलैप किया तो पाई बॉन्ड, ये इससे किया तो दूसरा पाई बॉन्ड, यानी जब कार्बन कार्बन पर दो p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज स्टेट में है, दोनों साइड में ओवरलैप करेगा तो दो पाई बॉन्ड बनाएगा। और याद रखना, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड बना हुआ है तो क्या होगा, ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ मैंने एसिटिलीन का स्ट्रक्चर लिया है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एक, अब जब 3 बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा 2 पाई हो गया, यानी कम से कम दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तो क्या बन गया, sp हाइब्रिडाइज हो गया। आशा करता हूँ आप चीज को समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। अब ये बहुत बेसिक्स है, बहुत लोगों को पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा, आपने ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा होगा, और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन आपने ऐसा देखा हुआ स्ट्रक्चर। तीनों को समझते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, और सारे एटम को हम पूरा ओपनली दिखा देते हैं, पूरा ओपनली दिखाते हैं। जैसे मान लो CH3OH है, इसको ड्रॉ करते हैं, सॉरी मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है, जैसे मान लीजिए CH3OH है, ठीक है, मैं इसको बनाता हूँ, पूरा शो करो, पूरा हाइड्रोजन दिखा दो, देख रहा है? आपने देखा, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों को शो कर दिया, तीनों को बीच के बॉन्ड को भी दिखा दिया, कंप्लीट डिटेल दे दिया, तो क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसी को क्या करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, क्या हो रहा है, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन इसके बीच का बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, हमने बॉन्ड को छुपा दिया इसके बीच में। इसको बोलते हैं, ये भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है बट कंडेंस्ड हो गया, हमने इसके बीच के बॉन्ड को दिखाना बंद कर दिया, कंडेंस्ड हो गया। बहुत ऐसे दिखा सकते हैं, ये
कंडेंस्ड हो गया, ऐसे दिखाते ही नहीं है, ऐसे दिखाते हैं, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। आशा करते इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तीसरा जो मोस्ट कंफ्यूजिंग बच्चों को होता है, बच्चा समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। इस तरीके का लाइन डायग्राम वो कुछ भी कर देगा, ऐसे वैसे ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा ऐसे करके बना देगा, लेकिन ये कुछ नहीं, आसान है, चलो समझते हैं। ये हमने एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिया, 1 2 3 4, ठीक है। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है ना, तो 4 डॉट खींच दो, कहीं भी सीधा मत खींचना, पता नहीं चलेगा कहाँ बना। 4 डॉट खींच दिया, चारों डॉट को जोड़ दो, जोड़ दिया, 4 डॉट यानी 4 कार्बन, अभी बताया। और इसके बीच जो लाइन खींचा है ना, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस लाइन डायग्राम में हम सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को शो करते हैं, ठीक है। और अगर कोई हेट्रो एटम आ गया, कार्बन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन लिख दो, क्लोरीन आया है, क्लोरीन लिख दो, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, ये हमने बनाया ब्यूटेन का, बनाया स्ट्रक्चर ब्यूटेन का, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमने बनाया लाइन खींच करके। एक टर्मिनल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल पॉइंट पर है, सबसे दूर जो टर्मिनल पॉइंट पर है, टर्मिनल सबसे अंतिम छोर दोनों का जो है, ये होता है मिथाइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल है। ये मिथाइल कहाँ से बना? मीथेन से। देखो कैसे बनता है, मीथेन यानी अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो तो बन गया अल्काइल, उसी को बोलते हैं मिथाइल। समझ में आ गया? तो ये टर्मिनल मिथाइल हो गया। अब बाकी जो बीच में बचा, ये भी तो कार्बन, ये भी कार्बन है, तो 2 बॉन्ड खींच दिया, एक भी हेटेरोटम नहीं है, इसका मतलब क्या यहाँ पर हाइड्रोजन छुपा होगा, ठीक है। अगर एक भी हेटेरोटम नहीं दिखा रहा है, सीधे ऐसे लाइन खींच दिया, एक भी हेटेरोटम कहीं नहीं है, समझो भैया, ये हर जगह कार्बन तो होगा ही, बाकी जो दिख नहीं रहा क्या हो गया? हाइड्रोजन, बाकी जगह हाइड्रोजन हो गया। अगर मैं लगा दूं हेटेरोटम, ऑक्सीजन OH लगा दिया, तो क्या हुआ? यहाँ का एक हाइड्रोजन कम हो गया। एक और लगा दो हेटेरोटम, क्लोरीन हो गया। अब देखो, कार्बन यहाँ, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड ऑक्यूपाई हो गया। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जितना हेटेरोटम जोड़ते जाओगे उतनी हाइड्रोजन हटते चला जाता है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। आशा करता है समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चे ऐसा देखे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके बायो ऑर्गेनिक में दिखाना, ऐसा 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 दिखाया था, बच्चे कंफ्यूज के हो क्या रहा है भाई, ये क्या है बॉन्ड ब्रोकन और ये। चलो समझते हैं इसको कैसे बनाओगे। मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर लिया है, एक पेज ऐसा ले लो, ठीक है, ले लिया, सब ने ले लिया हुआ पेज अपने कॉपी पर। बीच में कार्बन बना लो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ो फुल बॉन्ड के साथ, इसी प्लेन में रहेगा, चिपका हुआ प्लेन से। अब क्या करो, यहाँ एक सॉलिड लाइन खींचो, यहाँ एक ब्रोकन लाइन खींचो, दोनों पर हाइड्रोजन डालो। इसका मतलब समझो, ब्रोकन लाइन का मतलब है कि ब्रोकन लाइन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तुमसे दूर चला गया, यानी ब्रोकन लाइन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इस प्लेन के नीचे चला गया, जो हमसे दूर चला गया। और ये जो आपका बॉन्डेड लाइन है, बॉन्डेड लाइन जिस पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन है अटैच, ये प्लेन के ऊपर है। इसे समझ लो ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, दिस इज, ये तुम्हारी तरफ जा रहा है, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम्हारी तरफ जा रहा है। तो सॉलिड लाइन से हाइड्रोजन बना हुआ, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये तुम्हारी तरफ ओरिएंट कर रहा है। और ब्रोकन लाइन से हाइड्रोजन तुमसे दूर भाग रहा है, तो ये प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के ऊपर है, बाकी एक कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन ये प्लेन में चिपका हुआ। इस तरीके से तुम इस प्रकार का सॉलिड वेज फार्मूला को ड्रॉ कर सकते हो। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हो। ये है 100 हॉर्स फार्मूला। 100 हॉर्स खींचने के लिए कम से कम 2 कार्बन का कंपाउंड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, 2 मीथेन, देखो मैंने वहाँ इथेन नहीं लिया है, तो 2 कार्बन है, एक डॉट यहाँ खींचो, एक डॉट यहाँ खींचो, ठीक है। इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक लाइन से खींचो, एक लाइन से खींचो, एक लाइन से खींचो। चौथा कहाँ जाएगा? चौथा कार्बन से जाएगा, चौथा कार्बन से जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो चूंकि ऐसे बन गया, इसको उल्टा कर दो, ऐसे हो गया। यानी एक को तुम इस तरह बना दिए, कार्बन यहाँ ले लिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, चौथा से जोड़ दिया। अब ये कैसे बनाओगे? तो इस वाई शेप को उल्टा कर दो ना, उल्टा कर दो वाई शेप का। उल्टा करो तो क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये दोनों पार्ट चला गया नीचे। दिस इज हाउ यू कैन
इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉहर्स का फॉर्मूला खींच सकते हो। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन कैसे खींचोगे, फिशर प्रोजेक्शन ये भी 3D मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। सबसे सिंपल लेते हैं CH4, मान लो CH4 है, सॉरी मानना क्या है, CH4 है। कैसे खींचोगे, एक वर्टिकल लाइन खींच लो, खींच लिया। कितना कार्बन है यहाँ, एक ही कार्बन है, तो एक हॉराइजॉन्टल लाइन खींच लो। तो जहाँ हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस किया इसको कार्बन कहते हैं। यहाँ देख रहे हो 4 स्पेस दिख रहा है, चारों जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन गया, मीथेन बन गया। आ गया बात समझ में। चलो इसको समझते हैं। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। पहले एक वर्टिकल लाइन खींचो, खींच दिया वर्टिकल लाइन। कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 हॉराइजॉन्टल लाइन खींच लो, खींच दिया। तो हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचा तो 2 जगह कट किया, एक जगह यहाँ कट गया, एक जगह यहाँ कट गया, दोनों क्या कार्बन है। बाकी अभी इस कार्बन को 1 करो, इसको 2 कर दो, इसको 1 इसको 2 करो, इसको 1 करो, इसको 2 कर दो। तो 1 पर क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन जोड़ दो, और दूसरे पर क्या है, 2 हाइड्रोजन ब्रोमीन जोड़ दो, तैयार हो गया बंद करके। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हो। मैंने ग्लूकोज लिया, वर्टिकल लाइन खींचो, 6 कार्बन 6 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 खींच दिया। अब देखो पहले जो कार्बन है, पहले कार्बन इससे एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, वो ऑक्सीजन जोड़ दिया। बाकी में HOH 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 HOH, यहाँ देखो इसका इससे क्या, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ एक जोड़ दो, यानी CH2OH हो गया। आशा करता हूँ इस बात को समझ पाए होगे कि कैसे फिशर प्रोजेक्शन को यूज करके आप किसी कंपाउंड का 3D मॉडल खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगराइज कर लो। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन का लंबा सा चेन बना हुआ, कहीं भी रिंग नहीं बन रहा है, ये हो गया एसाइक्लिक, नो साइक्लिक। अगर ऐसा रिंग बना दिया या ऐसा रिंग बना दिया तो क्या हो गया, साइक्लिक। आशा करता हूँ समझ पाओ। अभी साइक्लिक में भी 2 तरह का होता है, एक होगा एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक ऐसा दिखता होगा ना, एरोमेटिक ऐसे दिखता है, और एक एरोमेटिक ऐसे भी दिखता है। कभी लाएंगे एरोमेटिक पर क्लास तो समझाएंगे पूरा, एक एरोमेटिक ऐसे होता है। नॉन एरोमेटिक एलिफैटिक, एरोमेटिक एरोमेटिक में डाल दिया। अभी इस एरोमेटिक में 2 तरह का है, एक है बेंजीन फॉर्म का एरोमेटिक जो ये बेंजीन है, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, तो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, हेट्रो का मतलब हुआ कार्बन के अलावा भी दूसरा एटम यहाँ पर है, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसमें बेंजीनोइड हेट्रोसाइक्लिक एक होता है नॉन बेंजीनोइड, यानी बेंजीन से कुछ जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, नॉन बेंजीनोइड हो गया। अभी एलिफैटिक साइक्लिक में 2 तरह का है, हेट्रो और होमो। होमो में सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ, यानी सिर्फ कार्बन हो गया। हेट्रो की बात करोगे तो क्या होगा, कार्बन तो यहीं साथ में ऑक्सीजन भी आ गया। आशा करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की वही मैंने क्लासिफिकेशन दिया, बात एक ही चीज़ है, समझ लेना, सबका एग्जाम्पल दे दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर का आधार पर क्लासिफाई किया था। अब हम कार्बन कंपाउंड को उनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर उनको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। देखो आपने ये देखा होगा CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 यही तो रहने दो, एक और जोड़ दो, एक कार्बन 1 2 3 4, एक यहाँ देखते हैं मिथनॉल इथेनॉल प्रोपानॉल, 1 2 3 हो गया, चौथा यहाँ CH3 CH3 CH2 CH2। अभी जी यहाँ बताना, अल्केन है क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, अल्केन अल्केन अल्केन, ये क्या है, अल्केन का सीरीज चल रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड अल्केन में, क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है अल्केन में, क्योंकि उसी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा एक चीज आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, इस तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें CH2 यूनिट्स ये डिफर कर रहा है, इसमें क्या है CH2 बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर CH3 है, नीचे हो तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, तो इसमें CH2 भी लेके चल सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने। तो इन सभी के सीरीज में क्या है, CH2 का यूनिट बढ़ता जा रहा है, सिंगल बॉन्ड तो वहाँ है ही, सिर्फ CH2 का यूनिट बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ता जा रहा है और उसके लेंथ बढ़ती जा रही है। इसी सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज,
जिसमें जिसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड CH2 यूनिट से अलग हो गया और साथ में इसके पास फंक्शनल ग्रुप एक ही रहेगा। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ देखते हैं, और इस होमोलोगस सीरीज के प्रत्येक मेंबर को कहते हैं होमोलोग, कहते हैं क्या कहते हैं, होमोलोग। सब लिखा हुआ समझ लेना, पहले समझ लो। अब यहाँ देखो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, क्या देख रहे हो, सब में क्या है, कार्बन का लेंथ बढ़ता जा रहा है, CH2 यूनिट से बढ़ता जा रहा है, CH2 यहाँ 2 CH2 यहाँ 3 CH2 से बढ़ता जा रहा है लेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल, मतलब इस होमोलोगस सीरीज जो है, ये होमोलोगस सीरीज अल्कोहल से मिलकर बना हुआ है। तो इसका कैरेक्टर इस कैरेक्टर से काफी अलग है, क्योंकि अल्कोहल इस कैरेक्टर को चेंज कर दिया। फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इस कंपाउंड की लेंथ बढ़ते जा रही है, क्यों, क्योंकि इसमें एक CH2 बार बार ऐड किया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसके प्रत्येक मेंबर को कहते हैं होमोलोग। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारा होमोलोगस सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको हटा दूँ ताकि जिसको लिखना हो लिख सकता है। ठीक है, तो इसी तरह का अगर आप पाएंगे कि बहुत सारा होमोलोगस सीरीज होता है, जैसे अल्केन होमोलोगस सीरीज, अल्कीन, अल्काइन, हेलो अल्केन, अल्कानोल, अल्कानॉल, अल्कानोन, अल्कानोइक अमीन्स। आप सिर्फ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन समझो, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। चलिए इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। यानी अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था, उस स्ट्रक्चर को तो मैंने बना दिया, आप कैसे बनाओगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया CH4, भाई कैसे कैसे CH4 लिख दिया, तो इस फॉर्मूला को यूज करके CH4 लिख सकते हो। नहीं भी याद रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देता हूँ कैसे फॉर्मूला आया, कैसे बन गया। CnH2n प्लस 2, 2n में जुड़ा हुआ है, पूरे में प्लस 2 जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। CH4 है, कितना कार्बन है, एक, यानी n बराबर 1, n बराबर 1 यहाँ डालो, C1 यहाँ डालो n, तो कितना होगा 2 प्लस 2 कितना हो गया, CH4 हो गया। अब ले लो C2H6 ले लो, कितना कार्बन है 2, तो C2 कितना कार्बन 2 है, तो n बराबर 2 हो गया, 2 यहाँ डालो तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 2 प्लस 2 4, सॉरी 2 गुने 4 2 6, तो कितना हो गया, CH2H6 हो गया। बात समझ में आपको आ गया हो, आशा करता हूँ। अब देखो कि यहाँ आपका क्या था, यहाँ आपका इथेन, इथेन से जाते इथीन, ठीक है, इससे जाता है इथाइन, यहाँ से यहाँ गया, क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन की लॉस हो गई। जब 2 हाइड्रोजन लॉस होता क्या हुआ, एक डबल बन गया, इसका मतलब 2 यूनिट 2 घटा दो, तो CnH2n प्लस 2 था, ये 2 यहाँ से हटा दो, तो क्या हुआ, अल्किन का क्या बन गया जनरल फार्मूला, CnH2n बन गया। यही तरीका बनाने का। फिर यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बन गया, अल्काइन बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से 2 और निकालना है, तो कैसे, 2 कैसे निकालोगे, यहाँ -2 कर दो, तो क्या बन गया, CnH2n -2 बन गया ना। यही तरीका होता है फार्मूला को बनाने का। कभी कभी ये फार्मूला ही पूछ देता है पेपर में, बेसिक और पूछना हो तो यही फार्मूला पूछ देगा आपसे कि अल्केन का क्या है जनरल फार्मूला, अल्कीन का क्या होता है, अल्काइन का क्या होता है जनरल फार्मूला, ठीक है। मैंने कुछ और फार्मूला ड्राइव किया हुआ इसी का, जैसे कि आप चाहोगे ना, तो इस अल्केन है, अल्केन से क्या बना रहे हैं हम, हैलो अल्केन, यानी एक इसमें हाइलोजन जोड़ रहा है। हाइलोजन क्या होता है, FCl Br होता है। जब एक हाइलोजन जोड़ोगे तो मतलब एक आपने कम कर दिया, तो यहाँ से +2 किया ना, तो +1 कर दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो। अल्कानल है, CnH2n करके ऑक्सीजन जोड़ दो, और अल्कानोइक है CnH2n +2 करके O जोड़ दो। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। ये लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर को सुनने के लिए। पसंद आए, अच्छा लगा हो, इन्जॉय किया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो और इससे अच्छा लेसन आपके लेकर के आ जाए। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।